चैप्टर 2416 डार्क मून सिविल वॉर 1। अनंत अंधकार की खाई में दो भयानक आभाएं टकराई और आकाश पृथ्वी में गूंजता हुआ एक बहरा कर देने वाला शोर फैल गया। ब्लैक मून और अबिस के बीच की लड़ाई अब सच में शुरू हो चुकी थी। अनंत अंधकार की खाई के ऊपर का आकाश पूरी तरह घने साए में डूब गया था। चांदनी मानो अपनी रोशनी खो चुकी हो, एक मौत जैसी चादर की तरह सबके दिलों पर दबाव डालती हुई सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। दरार की गहराइयों से आती धीमी गर्जना किसी दैत्य देव की फुसफुसाहट जैसी थी, जो आकाश पृथ्वी के बीच गूंज रही थी। XUNUA मिंग काले चोगे में लिपटी थी। उसकी आकृति खुद रात जितनी ठोस और स्थिर। उसकी आंखों में बैंगनी काले रंग की अजीब चमक थी और सामने खड़े शक्तिशाली दमनकारी फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट को देखकर आखिरकार उसके मन में डर की एक लहर उठी। मुझे लॉर्ड का आशीर्वाद मिल चुका है, फिर मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही हूं? यही वो शक्ति है जो तुम्हें मिली है। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट की आवाज शांत और भावहीन थी। कुछ खास नहीं, वो ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली। क्या तुम भूल गए? हम एक बगावत से जन्मी जाती है। अगर समाल अपने निर्माता कागों की इच्छा के विरुद्ध जा सकता है, तो हम, जो उसने मनुष्य बनाकर रचे, उसकी इच्छा के लिए खुद को क्यों कुर्बान करें? उसने मुट्ठी भींची। उसकी आवाज ठंडी लेकिन इच्छा शक्ति से भरी हुई। हम क्रिएटर के द्वारा बनाए गए हैं, पर हम उसके गुलाम नहीं। हम किसी के भी अधीन नहीं, यहां तक कि देवताओं के भी नहीं। अगर तुम्हारे पास खुद का अस्तित्व ही नहीं, तो तुम सच्ची शक्ति कैसे पा सकते हो? XUNUA मिंग दांत पीसते हुए गरजी और उसका हमला और भी उग्र हो गया। कुछ क्षणों की टक्कर के बाद फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने धीरे से मंत्र बोला। सब चांद एक साथ चमके। एक ही पल में रात का आकाश फटता हुआ सा लगा और दर्जनों काले चंद्रमा की परछाइयां आसमान में उभर आई, अपनी रोशनी फैलाते हुए। वो रोशनी अंधकार जैसी नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन शांति जैसी, जैसे समय खुद सो रहा हो। XUNUA मिंग की गति अचानक ठहर गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर की शक्ति किसी अदृश्य बेड़ी से बंध गई हो। धीमी, भारी, बोझिल, असंभव। वो चीखी, ये शक्ति, ये हिज मैजेस्टी समाल की दी हुई शक्ति को भी दबा सकती है। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट अंधकार में धीरे धीरे चलता रहा, मानो प्राचीन रात का कोई अटल स्तंभ। क्या भूल गई? समाल की शक्ति को दबाना तो हमारा काम था। तुम सच में सोचती हो कि तुम्हें मिली थोड़ी सी शक्ति हमसे टकरा सकती है? धड़ाम, उसने हाथ उठाया और आसमान से एक प्राचीन चांद टूटकर नीचे गिरा। वो एक विशाल तलवार में बदल गया, मानो पूरे अबिस को काट देगा, और उसने XUNUA मिंग पर सीधा प्रहार किया। XUNUA मिंग ने बचाव करने की कोशिश की, पर उसका शरीर बहुत दूर जा फेंका गया। छपाक, उसके सीने से खून उछला, जमीन पर डरावना दाग छोड़ता हुआ। लेकिन खून बहने के बावजूद उसके चेहरे की मुस्कान और भी विकृत हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अचानक उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और उसके पीछे का ब्लड मून फट गया। असंख्य अंधकार ऊर्जा की टेंटेकल्स बनकर उसकी देह में समा गई। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। आधा चेहरा काली हड्डी बन गया, आधा इंसान जैसा ही रहा। उसकी बाहों से नुकीले पंजे उगाए और पीठ से काले पंखों जैसी दरारें फैल गई। ये मानव और दानव शक्ति का विकृत मिश्रण था, अब इस द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट होने का संकेत। योर मैजेस्टी समाल, मुझे इस सारी पाखंड को निगल जाने दो। उसने अपने पंजे घुमाए। शून्य फट गया और एक अंधकार तूफान उठा, मानो संसार का अंत हो। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने भारी स्वर में कहा, XUNUA, तुम पूरी तरह भटक चुकी हो। उसने दोनों हाथ उठाए और अपनी संपूर्ण शक्ति छोड़ दी। धड़ाम, रात का आकाश और भी काला हो गया। एक विशाल, प्राचीन चांद प्रकट हुआ, इतना बड़ा कि आकाश पृथ्वी ढक जाए।
उसकी रोशनी पूरे अबिस पर छा गई, सारी अंधकार शक्ति को दबाते हुए। दोनों शक्तियां टकराईं। खाई का तालाब फट गया, पहाड़ टूट गए, शून्य बिखर गया। संसार मानो विनाश और पुनर्जन्म के बीच डगमगा रहा था। एक्सयूएनयूए एफआई का शरीर टूटने लगा, खून और अंधकार एक दूसरे में घुलते हुए। लेकिन उसकी हंसी और पागल होती गई। हाँ, फिर भी तुम परिणाम नहीं बदल सकते। हिज मैजेस्टी समाल वापस आएगा। तुम्हारी सारी कुर्बानियां बेकार है। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने हाथ जोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा। फिर से मुहर लगाओ। धड़ाम। प्राचीन चांद पूरी तरह गिरा, एक्सयूएनयूए एफआई को ढकते हुए, उसे अबिस की गहराई में जकड़ते हुए। उसका शरीर चीखता हुआ फटा। फिर विस्फोट हुआ, लेकिन वो मरी नहीं। उसकी पुरानी देह से एक नया शरीर उगाया। अब इंसानी रूप पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वो एक खूबसूरत पर भयावह दानवी रूप में बदल गई। काले हड्डी पंख, श्वेत अस्थिमुखौटा और शैतानी काया के साथ एक विचित्र कला जैसी सुंदरता है। उसकी हंसी, मजाक भी, गुस्सा भी अंधकार में गूंजती रही। डीमन गॉड की शक्ति ने मुझे अमर बना दिया है। डार्क मून मिसा, क्या तुम इस शक्ति की लालसा नहीं रखते? वो अपने नए शरीर को छूती हुई बोली। आओ, मेरे साथ जुड़ो। तुम भी अमरता और असीम शक्ति पा सकते हो। एनयूएमी शाह की आंखों में जरासी भी भावना नहीं थी। तुम बिल्कुल गिर चुकी हो, और तुम ये भी भूल चुकी हो कि हमने समाल से नाता क्यों तोड़ा था। कागो, ब्रह्मांड का निर्माता, अगर किसी जाति को मिटाना भी चाहे तो कम से कम अपने बनाए नियमों का पालन करता है। लेकिन ड्रकर, जो देव शक्ति रखने के बावजूद मनुष्यों जैसी चतुराई और भावनाएं रखता है, पूरी तरह बिना किसी सिद्धांत वाला था। उसके वादों पर भरोसा करना मूर्खता थी। फर्स्ट प्रीस्ट ने यह कहते ही अपनी अगली शक्ति छोड़ी और दोनों दोबारा टकरा गए। अनंत अंधकार की खाई के भीतर दुनिया मानो मृत्यु की चादर में ढकी हुई थी। यहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ लाल काली ऊर्जा की लहरें, समाल की शक्ति, विनाश और अराजकता का स्रोत। घाटी की हवा भारी थी, मानो किसी विशाल दैत्य की सांसें सब कुछ हिला रही हों। नीचे से आती गड़गड़ाहट किसी प्राचीन गर्जना जैसी थी। पता नहीं वह धरती का कंपन था या कोई दैत्य स्वप्न में पलट रहा था। हवा में घुली क्षरणकारी शक्ति मन को बेचैन कर रही थी, मानो किसी भी पल निगल जाएगी। इसी भयावह स्थान के किनारे फादर ओरियोन और सिस्टर लेबनिस घुटनों पर बैठे थे। उनके सामने खुली हुई थी प्रतिबंधित पुस्तक, बुक ऑफ रेवलेशन। बिना हवा के ही उसके पन्ने पलट रहे थे, दूधिया सफेद हल्की चमक छोड़ते हुए। लेकिन वो चमक बिल्कुल पवित्र नहीं थी। वो अबिस की लाल काली रोशनी के साथ मिलकर एक अजीब रंग बना रही थी, मानो पवित्रता और अपवित्रता एक ही स्रोत से आई हों, और प्रकाश और अंधकार इस क्षण परस्पर गुद गए हों। चैप्टर 2417 डार्क मून सिविल वॉर 2। सिस्टर लेबनिस धीरे धीरे गा रही थी। उसकी आवाज रोने जैसी और दुआ करने जैसी लग रही थी। उसकी आवाज उदास थी, और जैसे उस गहरी खाई में छिपे किसी सोए हुए अस्तित्व को जगा रही हो। फादर ओरियोन का चेहरा सख्त था। उसकी आंखों में श्रद्धा और पागलपन दोनों चमक रहे थे। दरारों से काली ऊर्जा की पतली लहरें बाहर निकलकर अपकलिप्स की किताब की तरफ खिंच रही थी, और जो लोग इस किताब की ताकत को चला रहे थे, वो भी इस अंधेरी शक्ति से प्रभावित हो रहे थे। वो ताकत ठंडी थी, तेज थी, और सीधा रूह तक चुभ रही थी, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ी शक्ति भी दे रही थी। उनकी ये छोटी छोटी हरकतें किसी और को दिखाई नहीं दी, क्योंकि दूसरे ब्लैक मून प्रीस्ट्स की नजरें पूरी तरह उन दो लोगों पर टिकी थी जो आखिरी लड़ाई में भिड़े हुए थे। होली सी के 4 हॉर्समैन ने समाल से जो शक्ति चुराई थी, वो उसकी असली ताकत के सामने बस एक बहुत छोटा हिस्सा था। फादर ओरियोन की उंगलियां अब हल्के हल्के कांपने लगी थी, इतनी ऊर्जा भरने के कारण।
लेकिन उसकी आवाज अभी भी पत्थर की तरह मजबूत थी। लेबनिस, ये लॉर्ड की इच्छा है। ब्लास्फेमी की सजा झेल कर ही हम सबको बचा सकते हैं। लेबनिस की आंखों से आंसू गिरकर किताब पर पड़े और तुरंत दूधिया सफेद रोशनी ने उन्हें सोख लिया। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे खुद को समझा रही हो। अगर यही किस्मत है तो मैं दर्द का औजार बनने को भी तैयार हूं। चाहे मैं शापित हो जाऊं, चाहे मैं नष्ट हो जाऊं, पर मैं बड़ा भला होने दूंगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये हरकतें अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस की ताकत का संतुलन बदल रही थी। लाल काली ऊर्जा उबल रही थी और नीचे से उठती दहाड़ और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनकी लालच का जवाब दे रहा हो। हवा का बोझ अचानक बढ़ गया। जमीन दिल की धड़कन जैसे तेजी से कांपी। लेकिन तभी सब कुछ एकदम रुक गया। हवा, धरती, ताकतें, सब जैसे किसी और बड़ी शक्ति ने दबा दिया हो। एक ऐसी आभा उतरी, ठंडी, तेज और बिल्कुल न टलने वाली, जैसे किसी का आखिरी फैसला। फादर ओरियोन और लेबनिस दोनों को बिना देखे पता चल गया कौन आ चुका है। ये डार्क सन फॉरेस्ट में नहीं मरे। फादर ओरियोन दांत पीसते हुए बोला। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों थे। हम उन्हें मार नहीं पाए तो कम से कम उन्हें रोकना तो चाहिए था। वो लोग पूरी तरह निकम्मे निकले। वो दाओ लैन और रहस्यमयी हत्यारे को कोसने लगा। जब वो यहां आए थे, पोप अलेक्जेंडर एक्स ने उन्हें आगाह किया था। ये मानवों का गठजोड़ उनके लिए बड़ी रुकावट बन सकता है, और खासकर केओस वो सबसे बड़ा खतरा था। इसीलिए उन्होंने एक्सयूएनयूए एफआईमिंग की शक्ति का इस्तेमाल कर झंगी और उसकी टीम को डार्क सन फॉरेस्ट में फंसाने की कोशिश की। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ एक दिन में वो लोग न सिर्फ स्पार्क वापस ले आए, बल्कि यहां तक भी पहुंच गए। क्या उनका असली मकसद भी अब सामने आ गया था? फादर ओरियोन और सिस्टर लेबनिस के चेहरे उतर गए। अगर पकड़े गए तो झंगी और उसकी टीम एक भी टेम्पलर नाइट को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन्हें मरने से डर नहीं था, पर उन्हें समाल की चुराई हुई शक्ति हर हाल में वापस बैतिगन पहुंचानी थी। इसी समय झंगी अपनी टीम के साथ अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस के किनारे पहुंचा। झंगी ने टेम्पलर नाइट्स को देखा। चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। चांद पर पहले दिन ही झंगी ने गांव चंकों को कहा था कि दाओ लैंड को आधार बनाकर अपनी क्षमता री इनकारनेशन डिडक्शन एक्टिव करे। गांव चंकोंग ने पहले सब नहीं बताया था, जब तक झंग यी ने यांग जिंगसिन से उस पर तीर नहीं चलवाया। तभी पता चला कि वो और एक्सयूएनयूए एफआईमिंग मून पीपल के एक गुप्त पंथ के सदस्य थे, शैटर्ड सीलिंग सेक्ट। चांद पर नया नया आया झंग यी ये सुनकर चौंक गया था। लेकिन नया होने के कारण अगर किसी और को बताता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए उसने चुप रहकर गांव चंकों को कंट्रोल किया, और जैसे ही पहली बार की क्षमता का कूलडाउन खत्म हुआ, उसने फिर से एक्सयूएनयूए एफआईमिंग पर उसका इस्तेमाल कराया। इस बार उसे सब पता चल गया। होली सी और शैटर्ड फैक्शन की मिलिभगत। विडंबना ये कि जो लोग रेडियंट मून क्लैन को देवदूत कहते थे, वही बाद में गुपचुप तरीके से इस पंथ से जुड़ गए थे। क्यों? ये झंग ये नहीं जानता था। शायद वैटिकन वाले सच में स्वर्ग जाने के लिए पूरी मानव जाति को बलि देने को तैयार थे। इस समय सलादीन, मॉर्गन, किंग आर्थर और बाकी लोग गुस्से से कांप रहे थे। मानव जाति के गद्दार, हमें पता भी नहीं था कि तुम ल्यूनेरियंस के पागल लोगों से मिलकर अपनी ही कौम के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम सब पागल हो, बिल्कुल पागल। क्या तुम पूरी इंसानी दुनिया को मिटा देना चाहते हो? गुस्से की गूंज हर तरफ फैल गई। टेम्पलर नाइट्स पंक्तियों में खड़े थे। उनकी आर्मोर मंद रोशनी में चमक रही थी। चेहरे सख्त, आंखें नर्वस। हवा में एक डरावनी खामोशी थी, लेकिन साफ दिख रहा था वो सब बुरी तरह घबराए हुए थे। इतने सारे टॉप ह्यूमन वॉरियर्स को कोई भी टेम्पलर रोक नहीं सकता था। ब्रायन झंग यी के पास खड़ा अपनी पूंछ झटकते हुए बड़बड़ाया, कमबख्त,
ये जगह तो और भी बदबूदार है, ऐसे लगता है किसी कब्रिस्तान से भी खराब। फैटी सू तुरंत बोला, चुप रह, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये तो बॉस का घर है। लगता है हम गलत जगह आ गए। पहले कुछ छोटे दुश्मन मारकर लेवल तो बढ़ा लेते। डा विंसी ने घूर कर कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। अगर एक शब्द और बोले तो तुम्हें अबिस में फेंक कर खाद बना दूंगा। थोड़े से मजाक ने भी माहौल हल्का नहीं किया, बल्कि और भारी कर दिया। सब जानते थे ये सिर्फ ओरियन और लेबनिस का सामना नहीं था, ये होली सी की गद्दारी थी। अंधकार और तबाही की जड़ से सामना था। दूर लड़ रहे दो दानवी स्तर के प्राणियों की आभाही सबको हिला रही थी। झंग यी की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो आगे बढ़ा। डीमन गॉड आर्मोर में धातु की गहरी खनखनाहट गूंजी। उसकी नजर ओरियन और लेबनिस को चीरती हुई बोली, मरने की तैयारी है? उसने बस इतना कहा और संसार हिल उठा। अचानक हवा कांपी। चारों तरफ अनगिनत पारदर्शी दरवाजे खुल गए, झंग यी को ऐसे घेरते हुए जैसे किसी विशाल तीन आयामी भूल भुलैया में फंस गया हो। हर दरवाजे के पीछे अंतहीन खालीपन था और निगल जाने वाली खामोशी। ब्रह्मांड के अनगिनत रूप सामने थे। फिर झंग यी ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिलाया, जैसे किसी अदृश्य तार को बजाया हो। डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन सक्रिय हुआ। एक अदृश्य रोशनी की धार, समय की सबसे तेज तलवार जैसी, शांत, ठंडी, अटूट और किसी भी चीज को काट देने वाली। बिना आवाज के सीधा आगे बढ़ी। हमला शुरू हो चुका था। चैप्टर 2418 डार्क मून सिविल वॉर 3। फादर ओरियन का शरीर एकदम से जड़ हो गया। उसे प्रार्थना पढ़ने का भी समय नहीं मिला। उसके भीतर उठ रहा उन्मादी किलिंग इंटेंट सीने के भीतर ही दब गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कागज की तरह अनगिनत टुकड़ों में कट गया। मांस, खून, हड्डियां, सब कुछ बारीकी से चीर दिया गया और वो पूरा अस्तित्व स्पेशल फ्रैक्चर में धंसकर टूट गया। चारों दिशाओं में फैलती हुई एक खामोश रक्तधुंध में बदल गया। वो दृश्य बेहद क्रूर था, फिर भी पूरी तरह निष्ठुर, मानो झंग यी ने बस किसी पियानो की एक तार छेड़ी हो और एक शक्तिशाली अस्तित्व को मिटा दिया हो। सच्चे किलिंग इंटेंट को किसी जटिलता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बस चींटी पर पाव रख देने जैसा है। एक साधारण, महत्वहीन विनाश। सिस्टर लेबनिस की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसका जाप बीच में ही टूट गया और गले से एक दबा हुआ सिसकता स्वर निकला। आंसू फिर से उमड़ आए। वो कांपते हाथों से हवा में बिखरे टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मानो किसी गर्माहट की आखिरी झलक बचानी चाहती हो। लेकिन उंगलियों को बस ठंडी हवा और बेरहम खामोशी मिली। ओरियन का अस्तित्व निगल लिया गया। रक्तधुंध अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस में गिरकर पल भर में समा गई। यहां तक कि राख भी नहीं बची। अचानक उस अथाह खाई की गरज और जोरदार हो गई, जैसे रक्त ने उसे और उन्मादी बना दिया हो। आसमान जमीन के बीच एक गहरा कंपन उठा, मानो समाल ने अपनी नींद से आंखें खोल दी हों और इस युद्ध भूमि को उस ठंडी निगाह से देख रहा हो जो सबको तुच्छ समझती है। झंग यी के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसकी निगाहें ठंडी, ऊंची, निश्चल, एक सर्वशक्तिमान न्यायाधीश की तरह। उसके लिए मारना बस सड़न और गंदगी साफ करने जैसा था। टेम्पलर वॉरियर्स की सांसें अटक गई। माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ब्रायन की आंखें फटी रह गई। उसने धीमे से बुदबुदाया, डैम ब्रो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। फैटी शू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। ये प्रीस्ट तो सड़क किनारे की मुर्गी से भी तेज मरा। सलादीन, जिसने रास्ते भर झंग यी की ताकत देखी थी, ठंडे स्वर में बोला, ये ताकत का फर्क है। कमजोर इंसान हमेशा सोचते हैं कि वो शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, पर असली ताकतवरों की नजर में वो चींटी से भी कम होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ और बोलने की।
क्योंकि सब समझ चुके थे ये प्रहार सिर्फ ओरियन पर फैसला नहीं था, ये सबके लिए चेतावनी थी। झंग यी ने साफ दिखा दिया, इस अबिस में वही एकमात्र निर्णय करता है, उसकी इच्छा ही नियम है। रक्तधुंध अभी तक मिट नहीं पाई थी, लेकिन अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस की गर्जना और उग्र होती जा रही थी। काला लाल ऊर्जा उफन रही थी, मानो कोई बड़ा विस्फोट पनप रहा हो। सिस्टर लेबनेस जमीन पर गिर पड़ी, आंसू चेहरे से बहकर मिट्टी भिगोने लगे। उसकी सिसकियां धीमी थी, फिर भी आत्मा चीर देने वाली पीड़ा से भरी। लॉर्ड, इतना निर्दयी क्यों? शोक मनाने की भी इजाजत क्यों नहीं? लेकिन किसी ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। अंधकार की खाई ने और ठंडी गर्जना की, मानो उपहास कर रही हो या किसी आसन्न घटना की प्रतीक्षा। झंग यी रक्तधुंध और अंधेरे के बीच सीधा खड़ा था। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन इतनी तेज कि उन पर नजर टिकाना मुश्किल था। पहला, उसने उंगलियां फिर चटकाई। पफ। सन एंजल मिडलो का शरीर हवा में फट गया, रक्तधुंध में बदल गया। बदलती रोशनी में उसके शरीर पर सैकड़ों चिरधारियां झलक रही थी। पफ। मून एंजल सरियल भी उसी पल मर गया, अपने भाई के साथ। झंग यी ने बिना किसी भाव के एक एक कर जीवन मिटा दिए। जो भी उस पर चाल चले उसे खतरे में डाले। मरना तय है, चाहे उनकी नीयत कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर सामने वाला झंग यी से कमजोर है, झंग यी उसे बिना दया मारेगा। अगर सामने वाला उससे ताकतवर है, तो झंग यी तब तक सहता है जब तक वो भी उसे मार न दे। पफ पफ। कुछ ही पलों में पूरा नाइट्स टेम्पलर, जो यूरोप के सबसे बड़े प्रतिभाशाली योद्धा माने जाते थे, काटे हुए लाशों के ढेर में बदल गए। धरती लाल हो गई। मांस के टुकड़े फटे हुए पवित्र वस्त्रों और आर्मोर के साथ ऐसे बिखरे थे मानो कोई ताजा स्पाइसी ब्लड कर्ड बिखरा पड़ा हो। किंग आर्थर और बाकी सब इस निर्मम सहार से पक्षाघात की तरह जम गए। अगर झंग यी फादर ओरियन और पूरे नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल को एक झटके में खत्म कर सकता है, तो उन्हें मारना उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस का काला धुआं और हिंसक हो उठा, मानो किसी महाविनाश का संकेत महसूस कर रहा हो। हवा में जलन की गंध थी, शक्तियों के टकराव से उठी झुलस। और तभी जो फादर ओरियन मर चुका था, उसने फिर से आकार लेना शुरू किया। उसका शरीर किसी अजीब पवित्र रोशनी से दोबारा बनने लगा। मांस, आत्मा, सब कुछ शून्य से फिर आकार ले रहा था। लाइट ऑफ अपकलिप्स के बीच वो फिर खड़ा हो गया। उसके ऊपर चमकती अपकलिप्स लाइट से अनगिनत प्रकाश कण इकट्ठा होकर एक और भी विशाल और भी भव्य शरीर बना रहे थे। वो पहले वाले ओरियन से कहीं अधिक दिव्य लग रहा था, मानो किसी पुरानी पौराणिक म्यूरल से निकला देवदूत। सब स्तब्ध रह गए, यहां तक कि झंग यी, जिसने असंख्य विचित्र चीजें देखी थी। उसकी बहुत थोड़ी उठ गई। वो जानता था डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन साधारण हमला नहीं था, ये भौतिकी से परे स्पेशल कटिंग थी। ऐसे कटने के बाद जीवित रहना असंभव था। लेकिन ओरियन की वापसी साबित कर रही थी अपकलिप्स पावर कहीं ज्यादा गहरी है। ओरियन की आंखें अब शांत नहीं थी। उसका शरीर तीव्र रोशनी से जल रहा था, जिसमें दर्द और पागलपन मिला हुआ था। वो धीरे से बोला, फिर भी मानो उसकी आवाज पूरा संसार सुन रहा हो। लॉर्ड मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरा विश्वास कभी नष्ट नहीं होगा, मेरी आत्मा भी नहीं। उसने हाथ उठाए। बुक ऑफ रेवलेशन उसके सिर के ऊपर खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे और पवित्र ग्रंथ की पंक्तियां भजन की तरह गूंजने लगी। ये एक भक्त की गौरवशाली आहुति है। ओरियन की दहाड़ पूरे डार्क अबिस में गूंज उठी। उस पल पूरा स्थान पवित्र रोशनी से जल उठा। अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाएं, जो सदियों से विश्वास में डूबी आत्माओं की आवाजें थी, अंधकार को चीरकर एक धारा में बदल गई।
ओरियन का मांस और खून जलने लगा। उसने अपनी ही जान को चिंगारी की तरह जलाकर भक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। पवित्र प्रकाश सूरज की तरह फूट पड़ा, एक ऐसी झरना सी रोशनी बनकर जिस पर नजर टिकाना असंभव था। सिस्टर लेबनिस, जो झंग यी से दूरी बनाकर खड़ी थी, चुपचाप सब देख रही थी। वो समझ पाती कि ओरियन क्या करने वाला है, तभी वो पूरा प्रकाश उसे निगल गया। सबने देखा, उसका शरीर उस चकाचौंध प्रकाश में फट गया, जैसे उसके टुकड़े जबरन चीर कर बिखेर दिए गए हों। दृश्य इतना क्रूर था कि हर कोई स्तब्ध रह गया। ओले, उसने अपनी साथी को क्यों मार दिया? क्या वो भी स्पिरिट करप्शन का शिकार हो गया है? लोग घबराकर चिल्लाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन झंग यी की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वो समझ गया, लेबनिस की मृत्यु असल मृत्यु नहीं थी। वो साधारण विनाश नहीं था। वो किसी तरीके से स्पेस को फाड़कर उसकी स्पिरिट को कहीं और भेजा गया था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।